तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का साइंस, जो कि हमारे एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी का मैग्नेट ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए हम लोग सब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि अम्ल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि अम्ल क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग अम्ल क्या होता है। अम्ल अम्ल हमारा अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अम्ल जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अम्ल का स्वाद हमारा खट्टा होता है तथा यह अम्ल जो होता है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अब खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है, इसलिए लाल लिटमस पेपर को ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये तो साधारण भाषा हो गया कि अम्ल जो हमारा है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लेकिन आर्हीनियस ने कहा, देखिए आर्हीनियस ने क्या कहा, आर्हीनियस के अनुसार आर्हीनियस ने क्या कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल हमारे जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं। देखिए अम्ल क्या होते हैं? खट्टे पदार्थ होते हैं। अम्ल हमारे जो होते हैं खट्टे पदार्थ होते हैं। लेकिन आर्हीनियस ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर, वियोजित मतलब होता है टूटना, जल में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि जैसे HCl हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जल में वियोजित होकर H+ और Cl- में टूट जाता है। Cl- में टूटता है। यही हो गया हमारा, इसे कहेंगे हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन, या फिर H+ आयन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो हमने पढ़ लिया कि आर्हीनियस ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं। ये अम्ल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते
अम्ल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। दूसरा है हमारा दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। या ऐसे भी कह सकते हैं सॉलिड। प्रबल मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड एसिड एंड वीक एसिड। वीक मतलब कमजोर। अम्ल हमारे जो होते हैं खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे खट्टे पदार्थ जैसे आम, इमली, आंवला। एग्जाम्पल के आप लोग लिख दें कि जैसे आम, इमली, आंवला, ये सभी क्या है हमारे खट्टे पदार्थ, यानी कि इसमें अम्ल पाया जाता है। तो हमने अम्ल पढ़ लिया कि अम्ल खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और आज इंग्लिश के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने बता दिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो H+ और Cl- में टूटता है, H+ आयन दिया, यानी कि अम्ल है। ये अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल, जिसे कहेंगे सॉलिड एसिड, एक होता है वीक एसिड। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि लिखिए, बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। बस आपको बनाने की विधि लिखना है और उपयोग लिखना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि कैसे बनाएंगे? लिखेंगे जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लो। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। रासायनिक समीकरण लिख दें। रासायनिक समीकरण हमारा है, जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O प्लस जल का 2/3 भाग मिलाने पर अब ये बन जाएगा हमारा जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिप्सम। सॉरी, जिप्सम नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। CaSO4.12H2O। ये हमारा क्या है? ये हमारा है जिप्सम। कितने डिग्री सेल्सियस थे?
100 डिग्री सेल्सियस तक से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया। क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया तो प्राप्त हुआ हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका यूज कहाँ होता है? उपयोग लिखेंगे, उपयोग। पहला देखो, टूटी फूटी हड्डियों को, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए। पहला हो गया टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। दूसरा है हमारा मूर्ति के खिलौने बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए। और यूज होता है कहीं, और यूज होता है आपके यहाँ यूज होता है दीवार पेंट करने के लिए। दीवार पेंटिंग में काम आता है, काम आता है। समझे? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की पहले हम विधि लिख दिए। विधि क्या है? जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम CaSO4.2H2, ये हमारा है जिप्सम, और ये हमारा 2/3 भाग मिला लिए जल, और 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया तो हमें प्राप्त हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका रासायनिक नाम बता दें। पहले ये उपयोग देख लीजिए। उपयोग है टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति का जब हाथ टूट जाता है तो हाथ टूटने पर डॉक्टर जो प्लास्टर बांधते हैं वही होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना होता है। ठीक, जो कच्चा या पक्का प्लास्टर बांधते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना होता है। दूसरा है मूर्ति के खिलौने बनाने के लिए। मूर्ति के खिलौने बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। दीवार पेंटिंग में काम आता है, दीवार पेंटिंग में काम आता है। जैसे आप लोग अपने घर में देखते होंगे, जिसके यहाँ POP हुआ होगा, POP, POP आपने अक्सर नाम सुना होगा। फुल फॉर्म वैसे ही पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि आप लोगों के घर में यूज हुआ है तो दीवार पेंटिंग करने के लिए। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रासायनिक नाम हम लिखते हैं। रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है रासायनिक नाम क्या है?
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा बेकिंग सोडा बनाने की विधि, इसे छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्षार क्या होता है। क्षार क्या होता है, हम लोग अम्ल तो देख लिए, लेकिन क्षार क्या होता है। अम्ल के बाद क्षार ये आता है, देखिए क्षार। क्षार जो होता है ये क्या होता है, स्वाद में कड़वा, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। जो हमारा क्षार होता है ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अब ये अथवा करके लिखो, अथवा करके लिख लीजिएगा दूसरे शब्दों में कि क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्या लिखेंगे, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। देखो क्षार क्या होता है, क्षार जो होता है स्वाद में कड़वे होते हैं, और ये क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित यानी टूट कर OH माइनस आयन देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाया जाए तो ये टूट जाएगा, Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस और OH माइनस में, ठीक, जहां आप देख सकते हैं कि OH माइनस में टूट रहा है, ठीक। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं। अब क्षार जो हमारे होते हैं दो प्रकार के, क्षार दो प्रकार के होते हैं। क्षार जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल क्षारक, दूसरा है हमारा दुर्बल क्षारक, इंग्लिश में क्षार को बेस कहा जाता है, बेस या भस्म कहा जाता है, बेस या भस्म कहा जाता है, ठीक। तो प्रबल क्षारक होते हैं, ऐसे भी कह सकते हो, इंग्लिश में कह सकते हैं सॉलिड बेस, ये वीक यानी कमजोर, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक। क्षार की परिभाषा क्या है, क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, लेकिन ये क्षार जो होते हैं जल में वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं। ये क्षार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्रबल क्षारक, दूसरा दुर्बल क्षारक। अब जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाते हैं, टूट जाता है Na प्लस OH माइनस में,
तो OH माइनस जैसे ही देखेंगे OH माइनस दे रहा है, जैसे ही आप जान जाएंगे कि वो क्या है, क्षार है। और जैसे कहीं आपको H प्लस आयन मिल जाए, क्या मिल जाए, H प्लस आयन, जैसे आप क्या कहेंगे कि वहाँ क्या है, अम्ल, क्या है, अम्ल। अम्ल यानी कोई खट्टा पदार्थ, कौन सा पदार्थ, खट्टा पदार्थ। समझ में आया? तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, संयोजन तथा वियोजन क्रिया में अंतर लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही बार आता है आपके एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। संयोजन और वियोजन क्रिया में अंतर लिखना है बस। अब संयोजन और वियोजन क्रिया में अंतर लिखना, पहले लिख लें हम लोग संयोजन क्रिया क्या होता है, क्या, संयोजन क्रिया, पहले क्या लिख लें, संयोजन क्रिया। संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोग का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। अब संयोजन क्रिया में क्या होगा, संयोजन क्रिया में आपके दो पदार्थ आपस में एकल उत्पाद, देखो जब दो या दो से अधिक अभिकारक, अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर, आपस में मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करें, किसी एकल उत्पाद का निर्माण करें। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करें, संयोजन क्रिया, कौन सी क्रिया, संयोजन क्रिया कहलाता है। संयोजन क्रिया कहलाता है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करें। अब देखो रिएक्शन बता दे रहे हैं, ये मान लें ए और बी दोनों आपस में मिलकर बना रहे हैं ए बी। ये हमारा होता है रासायनिक अपक्रिया के पहले जो होता है अभिकारक, क्या होता है, अभिकारक। रासायनिक अपक्रिया के पहले अभिकारक तथा बाद में जो प्राप्त होता है उत्पाद, क्या होता है, उत्पाद। तो संयोजन क्रिया में दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर जब एकल उत्पाद का निर्माण करें तो होगा हमारा संयोजन क्रिया। कौन सी क्रिया, संयोजन क्रिया। अगला है हमारा वियोजन क्रिया। वियोजन क्रिया, चलिए देखते हैं वियोजन क्रिया क्या होता है। इसमें वियोजन क्रिया जो होता है, वियोजन क्रिया वियोजन अभिक्रिया वियोजन
वियोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के विपरीत होती है। विपरीत यानी उल्टा, विपरीत होती है। इसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए हैं। इसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन क्रिया कहलाता है। कौन सी क्रिया? वियोजन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण दिखा दे आपको कि पहले पढ़िए, आप लोग उदाहरण लिख लीजिए। परिभाषा देखिए पहले, वियोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के विपरीत होती है। विपरीत यानी उल्टा होता है। अब इसमें दो अभिकारक एकल उत्पाद, दो अभिकारक एकल उत्पाद, लेकिन इसमें एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। इसमें देखिए विपरीत होती है। इसमें एकल दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। एकल अभिकारक, एकल यहाँ अभिकारक लिख लीजिएगा। एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन क्रिया कहलाती है। ठीक, और इसमें क्या होगा? एकल अभिकारक मान ले ए और बी, ये हो गया एकल अभिकारक। अब दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। कितना? दो या दो से अधिक उत्पाद। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, यहाँ पर एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। बस यही अंतर है दोनों में कि इसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे, लेकिन इसमें एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। यही होता है संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया में अंतर होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा विस्थापन क्रिया। कौन सी क्रिया? विस्थापन क्रिया। विस्थापन क्रिया भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि विस्थापन क्रिया भी हमें विज्ञान बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि विस्थापन क्रिया क्या होता है। विस्थापन अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया विस्थापन क्रिया वह क्रिया है, देखेंगे विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया है, वह अपक्रिया है विस्थापन क्रिया वह अपक्रिया है जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापन क्रिया वह क्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के स्थान से हटा दे, उसके यौगिक के स्थान से हटा दे। यौगिक के स्थान से
हटाकर उसके यौगिक के स्थान से हटाकर वह स्वयं स्थान ग्रहण कर ले, स्वयं स्थान ग्रहण कर ले, ग्रहण कर ले, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ देखिए कि विस्थापन क्रिया वह क्रिया है जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के स्थान से हटाकर वह स्वयं स्थान ग्रहण कर ले, तो विस्थापन क्रिया कहलाता है। विस्थापन क्रिया का जो एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल के मान लें ए और बी सी, ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं। अब क्या करेगा, ए क्या करेगा, सी के स्थान ए क्या करेगा, सी को हटा देगा। ए हमारा क्या करेगा, सी को हटा देगा, यानी विस्थापित कर देगा। अब ये अकेला क्या है, ये तो तत्व है, क्या है, तत्व, लेकिन ये दो लोग हैं। अब दोनों लोग मिलकर क्या है, यौगिक। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब दो तत्व आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो वो कहलाते हैं यौगिक। और जब एक ही अकेला ही तत्व रहता है तो वो होता है तत्व। एक ही अकेला रहेगा तो तत्व, और दो या दो से अधिक तत्व आपस में रहेंगे तो यौगिक कहलाएगा। अब ये यौगिक हो गया। अब ये तत्व ये इस यौगिक के स्थान से किसी न किसी तत्व को हटा देगा, बस वही कहलाएगा विस्थापन क्रिया। अब देखिए ये बी हो गया साथ में, लेकिन सी को क्या कर दिया, हटा दिया। ए सी को विस्थापित कर दिया, ए हमारा जो सी को विस्थापित कर दिया, क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी उसके यौगिक के स्थान से वह हटा दिया, यौगिक के स्थान से हटा दिया और वह स्वयं जाकर स्थान ग्रहण कर लिया। यही होता है हमारा विस्थापन क्रिया। क्या होता है, विस्थापन क्रिया। ऐसे भी कह सकते हैं कि बुक में लिखा होता है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के स्थान से हटा देता है, यानी जो अधिक शक्तिशाली होता है और जो कम शक्तिशाली होता है, यानी जो अधिक शक्तिशाली वाला धातु कम शक्तिशाली वाली धातु को हटाकर वह स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है, तो कहलाता है विस्थापन क्रिया। क्या कहलाता है, विस्थापन क्रिया। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। विस्थापन क्रिया आप लोगों को समझ में आ गई हो। अगला क्वेश्चन हमारा है फिजिक्स में से है। फिजिक्स में से विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव। आप लोग विद्युत धारा ही पढ़े ही होंगे। विद्युत धारा में एक टॉपिक है विद्युत विभव क्या होता है। तो चलिए देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। लिखो क्या हो रहा है, विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव का पहले ये जानिए कि क्या होता है फार्मूला। B बराबर होता है W/Q, W/Q, यही होता है विद्युत विभव का फार्मूला। यानी W क्या है, W जहाँ होता है हमारा कार्य, क्या होता है, कार्य, और Q क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश, जिसका मात्रक होता है कूलॉम, क्या होता है, कूलॉम। B हमारा क्या है, विभव है, क्या है, विभव, जहाँ B हमारा क्या है, विभव है। W हमारा कार्य है, Q हमारा क्या है, आवेश है। अब क्या कहेंगे, इसी फार्मूले से आप परिभाषा विद्युत विभव का बना सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि एकांक आवेश को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया गया, एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया गया वही होगा विद्युत विभव। क्या होगा? विद्युत विभव। ऐसे बता देते हैं, ऐसे बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है, क्या है ये? विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें विद्युत क्षेत्र मतलब होता है, आप लोग जानते ही होंगे, विद्युत क्षेत्र मतलब होता है जहाँ पर विद्युत धारा का प्रभाव, क्या हो? विद्युत धारा का प्रभाव हो। ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, इसे कहेंगे विद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र है हमारा। अब ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र। अब मान लें इसमें कोई एक बिंदु स्थित है, इसमें कोई एक बिंदु स्थित है यहाँ, और ये हमारा अनंत है। क्या है? अनंत। इसे मान लें ए, इसे मान लें बी। ये हमारा हो गया अनंत, और ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र। अब अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया गया, एकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया गया वही होगा विद्युत विभव। क्या होगा? विद्युत विभव। अब ये अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश मतलब एक कूलाम आवेश। एकांक आवेश मतलब होता है एक कूलाम आवेश अनंत से जब लाया जाए, एक कूलाम आवेश जब अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाया जाए तो होगा हमारा विद्युत विभव। क्या होगा? विद्युत विभव। लिखेंगे अनंत से एकांक आवेश को किसी चालक द्वारा, अनंत से एकांक आवेश को किसी चालक द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य अनंत से एकांक आवेश को किसी चालक द्वारा लाने में किया गया कार्य, किसी चालक द्वारा लाने में किया गया कार्य, यहाँ लिख दीजिए लाने में, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसे B से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक होता है वोल्ट, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, मात्रक होता है हमारा वोल्ट होता है, V फॉर वोल्ट, या फिर कह सकते हैं जूल प्रति कूलम, या जूल प्रति कूलम। देखिए अनंत से एकांक आवेश को किसी चालक द्वारा लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव। इसे B से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप कि अनंत से
विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाया गया आवेश को जो चालक द्वारा कार्य किया जाता है, कार्य होगा W, वही होगा विद्युत विभव। ठीक, अब अनंत से लाया जाए किसी एकांक आवेश को और उस चालक में किए गए कार्य को कहा जाएगा विद्युत विभव। ठीक, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे भी दे सकते हैं इसका कि कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहेंगे? कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम, ओम का नियम भी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक हमेशा आपको देखने को मिलेगा 2025 में, 2025 में, 2024 में, 2023 में भी आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार पहले देखिए, ये एक चालक तार है। क्या है? चालक तार है। ठीक, अब इसमें बहेगी विद्युत धारा। क्या बहेगी? विद्युत धारा, बहेगी विद्युत धारा। ये बह रही है हमारी विद्युत धारा आई, विद्युत धारा आई। अब इस सिरे से इस सिरे के बीच विद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा। एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर होता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा बहेगी तो उसमें विद्युत विभवांतर और उसमें विद्युत विभवांतर होगा और प्रतिरोध होगा। क्या होगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी एक चालक के एक सिरे से तथा दूसरे सिरे के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके अनुसार अनुक्रमानुपाती होता है, ये ओम के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? ओम के नियम के अनुसार। ओम ने कहा किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा, किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर, किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती धारा के अनुक्रमानुपाती होता है ठीक।
किसके, धारा के अंकर्मानुपाती। देखिए यहाँ P अंकर्मानुपाती I। अब इसे P बराबर अंकर्मानुपाती करके हटेगा, लग जाएगा बराबर का, दिख जाएगा R, जहाँ R एक प्रतिरोध नियतांक है, जहाँ R एक प्रतिरोध है तथा नियतांक क्या है, नियतांक है। अब जिस सिरे में यानी जिस चालक में विद्युत धारा बहेगी उसमें विद्युत धारा, प्रतिरोध और वैद्युत विभवांतर होगा जरूर, ठीक। यानी एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच विद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा और उसमें से होकर बहने वाली विद्युत धारा भी होगी और उस विद्युत धारा में उत्पन्न प्रतिरोध भी होगा, ठीक। यानी कि जो R हमारा है क्या, प्रतिरोध है, R हमारा प्रतिरोध है, ठीक है, R हमारा प्रतिरोध। समझ में आया? बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग ओम का नियम कैसे बताएं? किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा, चालक में विद्युत धारा बह रही है, उसके सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर, इसको मान लो A, इसको मान लो B, ठीक। उत्पन्न वैद्युत विभवांतर ऐसे भी कह सकते हो, बिंदु A तथा बिंदु B के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर, उसमें से होकर बहने वाली धारा I के अंतर्मानुपाती होता है, धारा I के अंतर्मानुपाती होता है, ठीक। जहां पर R एक क्या है, प्रतिरोध है, R हमारा क्या है, प्रतिरोध है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा लगभग 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का? लगभग हमारा आता है 5 नंबर का। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कीजिए। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन के सूत्र है। क्या है? सूत्र है। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। ये हमारा छोटा वर्जन से छोटा। चलिए देखते हैं ये क्या है समांतर क्रम संयोजन। पहले हम लोग जोड़ देते हैं समांतर क्रम संयोजन कैसे जुड़ता है, कैसे जुड़ता है ना। ये रही और ये रहा, यहाँ से जोड़ते हैं। सही है, जुड़ गया। आ जाएगा, आ जाएगा, आ सकता है, नहीं आ जाएगा। ये हमारा हो गया प्रतिरोध, ये कहाँ से आ गया? यहाँ हो जाएगा बैटरी, ये हमारा है प्लस, ये हमारा है माइनस, ठीक। इसको मान लेते हैं बिंदु ए, इसको मान लेते हैं बिंदु डी। अब इसमें से होकर धारा जो बहेगी ये होगी I1
चलिए देखते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। अब देखो हम पहले ही बता दिए कि आपको चाहे जिस क्रम में आप जोड़ेंगे, चाहे जो विद्युत धारा चाहे जहाँ तार ले जाएंगे तो उसमें प्रतिरोध और विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर जरूर ही उत्पन्न होगा। लेकिन चाहे जिस तरह आप जोड़ते हैं बोर्ड में या फिर कहीं पर अदर वायरिंग करते हैं तो दो क्रम में जोड़ा जाता है। एक होता है समांतर क्रम संयोजन, दूसरा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम लोग देख रहे हैं कि समांतर क्रम संयोजन कैसे जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम संयोजन में हम लोग देख रहे हैं कि I1 धारा इधर जाएगी, I2 धारा इधर जाएगी, I3 R3 की हो जाएगी प्रतिरोध। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि इसमें जो विद्युत जो धारा है वो असमान है। क्या है? धारा हमारे जो है असमान है। देख सकते हैं धारा क्या है? असमान है, धारा बदल रही है, लेकिन विद्युत विभव जो है समान है। विद्युत विभव क्या है? समान है। इसमें यही कॉमन रहता है कि समांतर क्रम संयोजन में यही रहता है कि विद्युत धारा जो होगी असमान, लेकिन प्रतिरोध हमारा क्या होगा? समान होगा। प्रतिरोध समान होता है। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। समांतर क्रम संयोजन क्या लिख रहे हैं? समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। डेफिनेशन लिख दें। अब देखो इसमें पहले सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा आपस में जुड़ा रहता है। देखेंगे समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा, सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा आपस में जुड़ा रहता है, आपस में जुड़ा होता है। इसमें से होकर बहने वाली जो धारा है, इसमें से होकर बहने वाली धारा, बहने वाली धारा असमान, धारा क्या? असमान होता है। इसमें से जो धारा बह रहा है ये असमान होगा, लेकिन धारा असमान तथा विद्युत विभव जो होता है वह समान होता है। विद्युत विभव समान होता है। ऐसे देख सकते हैं सभी प्रतिरोधों का यानी R1, R2, R3 का पहला सिरा आपस में जुड़ा है, और देखिए सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा भी आपस में जुड़ा हुआ है। बस यही निर्देश लिखना है, हो ज़्यादा कठोरी ना है। सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा आपस में जुड़ा है तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा भी
आपस में जुड़ा है। अब जब सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा आपस में जुड़ा हो तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा भी आपस में जुड़ा हो तो वह कहलाएगा समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसमें धारा क्या होता है, असमान, यानी धारा I1, I2, I3 तो असमान, और विद्युत विभव जो होता है इसमें समान होता है। विद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। अगले पेज में हम लोग सॉल्व करें। यही सॉल्व करना है, अगले पेज में सॉल्व करते हैं। अगले पेज में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज खाली है, खाली है, तब फिर मेहनत करना पड़ेगा, बना लेते हैं इसे। काम देखो ये हो गया R1, R2, R3, I1, I2, I3 प्लस माइनस। ठीक, क्या लिखेंगे इसमें, पहले प्रतिरोध R1 के लिए, पहले प्रतिरोध R1 के लिए, पहले प्रतिरोध पहले प्रतिरोध R1 के लिए धारा I1 बराबर P/R1। ये कहाँ से आया, ये हमारा ओम के नियम से आया। किस नियम से, ओम के नियम से आया हमारा। ओम का नियम पहले ही बता दिए, ओम का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि B बराबर होता है I, यहाँ से I का मान निकालेंगे तो I बराबर होगा P/R। यहीं से आया हमारा ओम के नियम से ये वाला। ठीक, पहले प्रतिरोध R1 के लिए धारा I1 बराबर इतना हो गया, तो दूसरे प्रतिरोध R2 के लिए क्या लिखेंगे, दूसरे प्रतिरोध R2 के लिए धारा, यानी धारा बहने वाली धारा P/R2 हो जाएगा। अब तीसरा प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध R3 के लिए धारा I बराबर I3 बराबर P/R3 हो जाएगा। ठीक, कुल धाराओं को जोड़ने पर क्या लिखोगे, कुल धाराओं को जोड़ने पर, थोड़ा छोटा कर दे, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखो, कुल धारा को जोड़ने पर देखो, कुल धारा, कुल धारा I बराबर P/R, तो I बराबर P, कुल धारा जुड़ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का मान दिया है हमारा P/R1, I2 का मान P/R2, I3 का मान P/R3।
आई बराबर किया है हमारा बी। बी का मान रखते हैं बी अपॉन आर ए बराबर बी। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि बी हमारा यहाँ से सब में दिखाई तो बी यहाँ देख सकते हैं बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि सर्वनिष्ठ है। क्या है? सर्वनिष्ठ, यानी कि इसमें कॉमन बी में क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन। तो बी को हम देख सकते हैं देखने के बाद अंदर के बचेगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बी से बी कैंसिल हो गया, इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, इसलिए बी से बी कैंसिल हो गया। तो 1/r3 बराबर आ गया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बस यही हमें क्या करना था? फाइंड करना था। इट सिद्धम भवति, सिद्ध हो गया। सोच रहे हो कि आप लोग कि नहीं होता, नहीं होगा, सिद्ध हो गया दो। यही हमारा फाइंड हो गया व्यंजक, समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक हो गया। हम लोग क्या लिखे? बस कुछ नहीं, थोड़ा डेफिनेशन लिखे हैं। समांतर क्रम संयोजन होता क्या है? समांतर क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा आपस में जुड़ा होता है, लेकिन दूसरे सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा भी आपस में जुड़ा होता है। सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा भी आपस में जुड़ा होता है। इसमें से होकर बहने वाली जो धारा है वो असमान तथा विद्युत विभव क्या है? समान होता है। विद्युत विभव समान होता है। यहाँ आप देख सकते हैं विद्युत विभव समान है, कट गया यहाँ पर, आ गया 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यही हमें सिद्ध करना था और हो गया सिद्ध। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, क्लास हो जाएगा लंबा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा क्या लगा होगा? आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से मस्त से तैयारी कीजिए जम के। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।